अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन या जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर डेफिनेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके बाद इसके सारे सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास इसकी नेचर आती है, सबसे पहले तो इसका नाम है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। उसके बाद ये इसकी जो नेचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है तो वो डेफिनेटली रिजिड होता है, लेकिन जो इसकी रिजिडिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। वो हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसके सेलिएंट फीचर में देखेंगे। इसकी रिजिडिटी यहां से साबित हो सकती है कि जो टोटल अमेंडमेंट्स हुई है अभी तक वो 27 हुई हैं, जबकि इसे बने को 234 इयर्स हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान की यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान को बने अभी सिर्फ 76 इयर्स हुए हैं और तकरीबन 23 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और 2-3 रिजेक्ट हो गई हैं और काफी ज्यादा अभी पेंडिंग में है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्वेंशन हुई थी, जो इसका एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था फिलाडेल्फिया में इन 1787 और इसे कंफर्म किया 1788 में। और ये एक मुकम्मल परफेक्ट सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूशन बना 4 मार्च 1789 को। ये था इसका इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ नेशन, चाहे वो रिटन फॉर्म में मौजूद हो चाहे अनरिटन फॉर्म में मौजूद हो, और वो करेक्टर और कंसेप्शन ऑफ इट्स गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करे। उसकी जो गवर्नमेंट है उसके करेक्टर को और उसके कंसेप्शन को एस्टैब्लिश करे, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करे, वो लिमिट करे, वो रेगुलेट करे जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और वो जो फंडामेंटल लॉ है या ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे सॉवरेन भी हो। जब ये सारी खूबियां मौजूद होती हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। यहां से अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है जो कि है सेलिएंट फीचर्स का, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 हमें कहता है, आर्टिकल 6 सेक्शन 2, आर्टिकल 6 का सेक्शन जो 2 है वो हमें कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है वो सबसे सुप्रीम है। कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कुछ भी हो, वो ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। अगला फीचर हमारे पास आता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अप्रूव कैसे हुआ? जैसे कि हमने देखा था कि 1787 में फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके जरिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अप्रूव्ड हुआ था इस कन्वेंशन के जरिए। लेकिन अगर यहाँ पे यूके की बात की जाए तो वो एक अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि वो एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो हमेशा बढ़ता रहता है। उसके बाद अगला फीचर हमारे पास आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी को पता है, लेकिन रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक की शेप में मौजूद होता है और अनरिटन भी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फर्क क्या होता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड शेप में होता है, मतलब उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, लेकिन जो अनरिटन होता है उसमें ये चीजें नहीं होती और वो एवोल्यूशनरी होता है, वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। जैसे भी अगर यूके की बात करें, जैसे कि तो यूके में क्या है कि अगर कोई ज्यूरिस्ट कोई अच्छी किताब लिख देता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है, तो इस वजह से वहां पर कोडिफाइड शेप देना उसे वो नामुमकिन है। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि इसके अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, आर्टिकल्स जो है इसके वो है टोटल 7। अगर सेक्शंस की बात की जाए तो इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 21 है और 4000 सिर्फ 4000 इसमें टोटल वर्ड्स हैं, और अब तक 234 इयर्स में जो टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो 27 हुई हैं। यहाँ से इसकी रिजिडिटी और इसके ब्रीफ होने का हमें प्रूफ मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये बड़ा ही खास किस्म का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो आर्टिकल 5 है वो इसका प्रोसीजर बयान करता है।
प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही टफ है। टफ कैसे है कि जो प्रपोज करना होता है एक अमेंडमेंट को, एक बिल को, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कांग्रेस की। जब एक दफा ये प्रपोज हो जाता है अमेंडमेंट के लिए, उसके बाद इसको रेटिफिकेशन के लिए, लीगल साइनिंग के लिए, लॉ बनाने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, या 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अनरिटन स्टेटस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वैसे तो अनरिटन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कन्वेंशंस, कुछ ट्रेडिशंस से कुछ चेंजिंग्स हुई हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्रेसिडेंशियल पावर्स का। प्रेसिडेंशियल पावर्स, वैसे तो प्रेसिडेंशियल जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, वहां पे हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। जैसे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर की एक पावर दी गई है। एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या होता है? एग्जेक्टिव ऑर्डर में प्रेसिडेंट ये देखता है कि ये जो फलां कानून पास हुआ है ये फेथफुल है या नहीं, मतलब कि ये लोगों के हक में अच्छा है या नहीं। इसी तरह एक और पॉइंट ऐड होता है जो कि है पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसका वो सिर्फ 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकता है। वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेडिशन के लिहाज से देखा जाए तो फिर ये भी एक पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो टोटल अपनी लाइफ में सिर्फ 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास फीचर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1, उसका जो सेक्शन है 7, 8, 9 और 10, ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट का सिस्टम होगा वो फेडरल सिस्टम होगा, मतलब कि जो तमाम पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी। इससे पहले जो सारी स्टेट्स जो कि 13 कॉलोनीज आज़ाद हुई थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे, उसमें कन्फेडरेशन था तो वो फेलियर हो गया, तो इस वजह से फिर फेडरल सिस्टम इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूएसए है उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट सबसे सॉवरन होगा, उसके पास सुप्रीम पावर होगी और उसके पास रियल पावर्स होंगी। जैसे कि पाकिस्तान में सेरेमोनियल पावर्स हैं और जो रियल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो जो रियल पावर्स होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो लेजिस्लेचर से ऊपर होगा, मतलब वो जवाबदेह नहीं होगा लेजिस्लेचर को। और जो लेजिस्लेचर है या हाउस ऑफ कांग्रेस है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्रेसिडेंट को खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें आर्टिकल 1, 2 और 3, ये जो आर्टिकल है 3, ये सेपरेट करते हैं पावर्स को 3 ब्रांचेस में, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो दी गई हैं कांग्रेस को, और जो जुडिशियल पावर्स हैं वो दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है चेक एंड बैलेंस। जब ये पावर्स डिवाइड हो जाती हैं और सारे जो अदारे हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, वो आज़ाद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो चेक एंड बैलेंस बरकरार हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की हरकतों को देखते रहते हैं और अगर वो कोई अपनी पावर से तजावुज़ करता है तो उस पर एक्शन लेते हैं। और लास्ट पर हमारे पास फीचर आता है रिपब्लिकनिज्म। इसमें जो आर्टिकल 4 है उसका सेक्शन 4 ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सिस्टम होगा वो होगा रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बोला था, अब्राहम लिंकन ने बोला था, एक आइडिया दिया था, जो गवर्नमेंट होगी वो ऑफ द पीपल होगी, उसके बाद वो फॉर द पीपल होगी, और वो होगी बाय द पीपल, मतलब लोगों की होगी, लोगों पर होगी और लोगों से ही होगी। और जो कानून बनाएंगी लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर में भी लोग होंगे, तो उन कानून को सोवरन समझा जाएगा, सुप्रीम समझा जाएगा, क्योंकि वो लोगों के लिए ही है। तो इस तरह जो मुकम्मल सिस्टम होगा वो रिपब्लिकन सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो हुकूमत होगी वो लोगों की होगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई है, इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।